दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज के न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में जारी 14 मई से सर्वे का काम मंगलवार को ख़त्म हो गया है। अब 17 मई यानी कि आज बुधवार को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं सर्वे का काम खत्म होने के बाद पक्ष हर कई तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष के अनुसार दावा किया गया है कि नंदी के मुख्य सामने मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है। लेकिन वहीं पर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। एक पत्थर है, एक पत्थर जरूर है, लेकिन वह पत्थर फव्वारे के लिए है। हालांकि फव्वारा अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना है, खराब हो गया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उस पत्थर में छेद है, जबकि शिवलिंग में छेद नहीं होती है। अब शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर के हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया है, जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, साथ ही उस जगह पर किसी भी तरीके के आने जाने पर रोक लगा दी जाए। वहीं हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है कि वजू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक कि अदालत में रिपोर्ट न जमा हो जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि 30 बाई 30 फुट के वजू खाने के ठीक बीच में एक आकृति मिली है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा किया है कि वह शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फाउंटेन का हिस्सा है जो 10 साल पहले तक काम करता था। इसी बीच वजू खाने में पानी भर दिया गया है ताकि नमाजियों को परेशानी ना हो। जब मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा है कि बाबा नहीं मिले हैं, इन लोगों के कहने से फैसले नहीं होगा। जहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि आखिर वो सच्चाई है क्या। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में चल रही राजनीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को बड़ा आश्वासन दिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की हुई इस मुलाकात पर नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग जातीय जनगणना के शुरू से ही पक्षधर रहे हैं, जब बीच में कोरोना और चुनाव जैसे कारणों से इस पर बैठक नहीं हो पाई। अब जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी, सभी दलों के लोगों का सुझाव लिया जाएगा। साथ ही जातीय जनगणना के लिए अधिकारियों को भी लगाया जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर के आरजेडी और जेडीयू जहां एक सुर में है, तो वहीं भाजपा की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार बिहार में उद्योग का जाल बिछाएगी। जहां सैयद शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बिहार सरकार बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भविष्य में यहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा, जिससे बिहार की खुशहाली आएगी। जब विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ वहाँ उद्योग दिया जाएगा। मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने नारा दिया है कि आप मुझे जमीन दीजिए, हम आपको उद्योग देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रहने वाले एक लड़के को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। जहां इस मामले में पुलिस की तरफ से उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ के बाद बॉन्ड भरवा करके उसे छोड़ दिया गया है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने वाला ये शख्स बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बैखनपुर से पूर्व विधायक बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार तिवारी ने पुलिस के सामने इस मामले में तहरीर दी थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किए गए युवक का नाम विक्की कुमार सिंह है। दोस्तों बात करते हैं कि विश्वरैया भवन में लगी आग के बाद बिहार सरकार ने विश्वरैया भवन के साथ ही सभी पुरानी सरकारी भवनों में आग से सुरक्षा के नए प्रबंधन करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। जब मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर जितने भी पुराने सरकारी भवन हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। इस काम के लिए बाकायदा कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। कंसल्टेंट की जैसी सलाह होगी उसके अनुरूप कार्य योजना बना करके पुराने भवनों को आग से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। पुराने भवन में पुराने बिजली वायरिंग, बिहार में मुख्य सचिवालय, विश्वरैया भवन, कृषि विकास भवन के साथ ही अनेक पुरानी इमारतें हैं जिनका निर्माण वर्षों पहले हुआ था। इन भवनों में बिजली सप्लाई वायरिंग भी काफ़ी पुरानी है। जहाँ समय समय पर इन भवनों में ज़रूरत के हिसाब से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, लेकिन बिजली पर बढ़ते लोड को देखते हुए अस्थायी बदलाव आवश्यक है। जानकारी के अनुसार विश्वरैया भवन में लगी आग को देखते हुए भवन निर्माण विभाग को 2015-16 के पूर्व बनाए गए
तमाम सरकारी भवनों के फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं, जहां आदेश के बाद विभाग ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का फैसला किया है। ये कंसल्टेंट विभाग को आग से भवनों को बचाने के लिए आवश्यक बदलाव के संबंध में सुझाव देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा जिले के बिहेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में चचेरा भतीजा ने 2 अन्य लड़कों के साथ मिलकर के चाची के साथ सामूहिक कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान कुकर्म का वीडियो बना करके उसे वायरल भी कर दिया है। जब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में केस दर्ज करके पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाने में दिए गए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि 12 मई की शाम वो शौच करने के लिए अपने बांसबाड़ी गई थी, जहाँ पहले से घात लगाए बैठे रंजित कुमार यादव, चंदन कुमार एवं राहुल कुमार ने उसे जबरन उठा लिया और उसके साथ कुकर्म किया। चिल्लाने पर मुंह में कपड़ा देकर के जान से मारने की धमकी दी गई। जब घर जाने पर पति को सारी जानकारी दी, जिसके बाद केस दर्ज कराई गई। जब पीड़िता ने जान को खतरा रहने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोस्तों अब खबर सीतामढ़ी के शिवहर जिले की है, जहां अब बिजली बिल जमा नहीं करने का बहाना महंगा पड़ सकता है। जब बिजली विभाग ने बिल जमा नहीं करने में आनाकानी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एक अभियान चलाने का फैसला किया है। जिन लोगों का बिजली बिल बकाया होगा उसका ट्रांसफार्मर कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। बिजली विभाग के इस नए एक्शन से बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं में खलबली मच गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 11 साल का सोनू कुमार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल सोनू कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक तौर पर पढ़ाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी सोनू के समर्थन में उतर आए हैं। इस कड़ी में एक्ट्रेस गौहर खान ने सोनू की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने की घोषणा की है। एक्ट्रेस गौहर खान ने यह घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की है। एक्ट्रेस ने सोनू की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि सोनू के पास अपना एक विजन है, वह बहुत ही होनहार बच्चा है जो हमारे देश का भविष्य है, इसीलिए हमें आगे बढ़कर के उनकी मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि गौहर खान ने सोनू की सारी डिटेल्स भी ले ली है। वहीं गौहर खान के अलावा कई सामाजिक संगठन और शिक्षा संस्थान भी सोनू की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोनू को प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने का भरोसा दिया है। आपको बता दूं कि 14 मई के दिन नीतीश कुमार अपने गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इसी दौरान सोनू कुमार ने भी अपनी परेशानी नीतीश कुमार को बताई। सोनू ने उनसे सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि सर, पापा दही बेच करके शराब पी जाते हैं, मेरा एडमिशन करा दीजिए प्लीज। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज शहर की खगरा रेड लाइट एरिया वह बदनाम गली है, जहां हर रोज लड़कियां एवं महिलाओं की आबरू की बोली लगती है। जी हां, सालों से चल रहे देह व्यापार के दलदल में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जब देह व्यापार के दलदल में यहाँ खरीद फरोख्त या फिर प्रेम प्रसंग में फंसा करके लाई गई लड़कियों को धकेल दिया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो इस धंधा को चला करके मासूम लड़कियों की जिंदगी को नरक में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। जब खगरा रेड लाइट एरिया में बंगाल, नेपाल, असम सहित बिहार, यूपी के लड़कियों को लेकर के संचालकों के हाथों बेचा जाता है, जिससे यहाँ जबरन देह व्यापार का धंधा कराया जाता है। ताजा मामला शनिवार की शाम किसी अन्य जगह की लड़की को यहां लाकर रखने की सूचना पर किशनगंज के एसपी के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी अभियान चलाई। छापेमारी में एक महिला समेत 2 पुरुष ग्राहकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों ग्राहक को जेल भेज दिया गया है और महिला से पूछताछ के बाद उसे पुनर्वास केंद्र में रखने की प्रक्रिया की जा रही है। किशनगंज शहर के खगरा में स्थित रेड लाइट एरिया में शाम होते ही पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो जाता है। इस गली में आने वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए सड़क किनारे सज धज करके नई लड़कियों को रखा जाता है, जहां 500 से 1000 रुपए से लड़कियों की आबरू की बोली लग जाती है। यहाँ नेपाल, भूटान से लेकर के पश्चिम बंगाल और कई प्रदेशों के लड़कियों को ला करके धंधा कराया जाता है। किशनगंज रेड लाइट एरिया में अब तक दर्जनों बार पुलिस छापेमारी हुई है। कई बार अन्य जगह से ला करके रखी गई लड़कियों की बरामदगी भी हुई है और धंधा संचालकों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जब पुलिस कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक धंधा बंद हो जाता है और लड़कियों को अन्य जगह शिफ्ट करा दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे धंधा गुलजार होने लगता है। जहाँ रेड लाइट एरिया के चारों ओर आवासीय मोहल्ला है और इन एरिया के बीच से मुख्य सड़क भी गुजरती है। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी सड़क से कई आवासीय मोहल्ले के लड़कियां पढ़ाई के लिए सुबह शाम आना जाना करती है, लेकिन पढ़ाई करने वाले लड़कियों को इन बदनाम गली के शर्मसार होना पड़ता है। जहाँ कई बार स्थानीय लोग इस धंधे को बंद करने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि शादी के बाद हर
पति पत्नी को अपनी पहली शादी की सालगिरह का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसके लिए वह कई दिनों से प्लान भी बनाते हैं। लेकिन बिहार के जहानाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है, जहां एक बीवी ने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से पहले ही पति की हत्या करवा दी। इतनी सातिर निकली कि हत्या के बाद आरोपी महिला मायके से ससुराल पहुंच गई और आंसू बहाने लगी, ताकि कोई उस पर शक न करे। हालांकि पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला ने खुद अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानियां बता दी। दरअसल घटना बिहार के नालंदा जिले के अंगरसराय हिलसा रोड की है, जहां रविवार शाम एक शख्स का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस ने इस युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में की, जो कि जहानाबाद जिले के रहने वाला था और वह एक मोबाइल की दुकान चलाता था। ये पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी महिला अनुष्का कुमारी उर्फ गुड़िया कुमारी शादी होने के बाद भी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। जब पति ने उसे खूब समझाया लेकिन वह नहीं मानी। जो आप मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही औरत है। जब विकास अनुष्का को प्रेमी से दूर रहने के लिए दबाव बनाने लगा, जो अनुष्का को पसंद नहीं आया और उसने प्लानिंग करके अपने पति की हत्या करवा दी। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों तथा अजान हनुमान चालीसा के विवाद के दौर में बिहार का एक गांव उदाहरण बन करके खड़ा है। इस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां मस्जिद चकाचक है और वहां अजान भी होती है। यह मस्जिद की देखभाल हिंदू करते हैं। यहाँ नियमित रूप से अजान की व्यवस्था भी हिंदुओं ने ही की है। आस्था ऐसी कि गाँव में कोई भी शुभ काम हो, पहले मस्जिद में स्थित मजार पर माथा टेकते हैं। ये परंपरा आज़ादी के पहले सन 1942 के आसपास से चली आ रही है। ये गांव है बिहार के नालंदा जिले में। जी हाँ, बिहार के नालंदा जिले के बेन प्रखंड के मारी गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ एक मस्जिद है और वहाँ पर 5 वक्त की अजान भी होती है। जब मस्जिद की देखभाल वहाँ के हिंदू करते हैं। उन्हें अजान नहीं आती तो इसे पेन ड्राइव की मदद से स्पीकर पर बजाते हैं। जब मस्जिद के रंग रोगन और साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाने वाले गौतम महतो और अजय पासवान बताते हैं कि इस मस्जिद से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। जब कोई भी शुभ काम के पहले यहाँ स्थित मजार पर माथा टेका जाता है, या शादी विवाह हो या फिर कोई अन्य खुशी का मौका, यहाँ के हिंदू पहले इस मस्जिद का दर्शन करते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ कायम रखे हुए हैं। जब मस्जिद के बाहर में मजार की भी कहानी है। जब गांव के लोग बताते हैं कि वहां पहले आग लगी की घटना होती थी, जब बाढ़ भी आती रहती थी। करीब 500-600 साल पहले एक मुसलमान फकीर हजरत इस्माइल गांव आए थे। इसके बाद गांव में कभी कोई तबाही नहीं आई है। जब उसके निधन के बाद ग्रामीणों ने उन्हें मस्जिद के पास ही दफना दिया। जब ग्रामीणों की इस मजार से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। करीब 200 साल पुरानी ये मस्जिद जिस गांव में है, उसकी प्राचीनता नालंदा यूनिवर्सिटी के दौर तक जाती है। जब माना जाता है कि वहां नालंदा यूनिवर्सिटी की मंडी लगती थी, इसलिए गांव का नाम मंडी था। वर्तमान में गांव में 500 घर है, जिनमें 100 मुसलमान के थे। जब कहा जाता है कि साल 1942 के सांप्रदायिक दंगे के बाद उनका यहाँ से पलायन हो गया, यानी कि मुसलमान इस गाँव से चला गया। जो बच गए वे रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर चले गए। तब से हिंदू ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मौलवी की तरह पुजारी को वेतन देने की मांग पर असहमति जताई है, विरोध किया है। जब बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार के मंदिर के पुजारी को वेतन देने के बयान पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी मांग से मैं सहमत नहीं हूँ। जब मठ एवं मंदिरों को धार्मिक न्याय से बोर्ड से पैसा जाता ही है, ऐसे में पुजारी को सरकार सैलरी दे, ये सही बात नहीं है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी पहली बार ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। शनिवार को ही धनबाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था पर कुठारघात नहीं करता, लेकिन धर्म के नाम पर पिछड़ी जाति के लोगों को हमेशा बरगलाया गया। कहा कि बातें संवैधानिक विकास की होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम भी बस राजा रामचंद्र की आरती गा रहे हैं। पुजारियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों को उन्होंने ऐसे लोगों से सचेत रहने को कहा है जो पूजा करने के नाम पर ठगते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि कई पुजारी ऐसे हैं जिन्हें श्लोक तक नहीं मालूम, जब वे गरीबों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। विवाह या फिर श्राद्ध ये किताब के नाम पर अखबार ले जाते हैं और फिर हिंदू चालीसा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो पूजा कराता है सबसे पहले उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों के घरों में जाकर के पुजारी प्रसाद न ग्रहण करके नगद पैसे ऐंठते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जहां पटना में संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी हालात को लेकर के चिंतित है और लोगों को सावधान बरतने की नसीहत दी जा रही है। जहां पूरे बिहार में फिलहाल 34 संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में रिकवरी दर 98.52% है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। जहां हाल ही में कुछ दिनों में बिहार में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जहां राजधानी पटना में संक्रमण के मामले में इजाफा हुआ है। फिलहाल पटना में सबसे ज्यादा 27 संक्रमित मरीज हैं। जब भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, सहरसा, समस्तीपुर और सारण संक्रमित जिलों में शामिल है। जब बिहार में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े 270 फीट ऊंचे शिखर वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। जहां इसकी लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। जहां अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच बिहार के चंपारण का जानकी नगर आता है। जहां कहते हैं कि विवाह के बाद भगवान राम और सीता जनकपुर से लौटते समय वहां रुके थे। जहां पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का काम SBL कंस्ट्रक्शन को दिया है। जहां ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग भी होगा। जब ब्लैक ग्रेनाइट का 250 टन वजनी शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बन रहा है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे टेंपल ऑफ टावर्स नाम से पुकारा जाएगा। इस मंदिर के करीब अन्य 13 मंदिरों को भी बनाया जा रहा है जो ऊंचे शिखर वाले मंदिर हैं। इसके अलावा इन मंदिरों में 4 मंदिर 180 फीट ऊंचे हैं। वहीं मंदिर में दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना की जा रही है जो 33 फीट ऊंचा है। इसकी गोलाई भी 33 फीट ही है। जब भक्तों की सहूलियत को देखते हुए मंदिर में 3 सीढ़ियां और 4 लिफ्ट लगाई जाएगी। जब वैशाली से 60 और पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि वाराणसी में सोमवार को तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य संपन्न हो गया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला है। अदालत तक मामला पहुंचा है। आवेदनपुर कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को आदेश दिया है। इधर इस मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकट करनी ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। आगे उन्होंने लिखा है कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की सूचना से शिव भक्तों के नाते में बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेरोजगार गरीबों को खाड़ी देशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति का रविवार को पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 62 लड़कों से 25 लाख से अधिक रुपए ऐड करके पिछले लगभग 6 महीने से ये लापता था। आज जैसे ही युवक को ये सूचना मिली कि फरार व्यक्ति फुलवारी शरीफ की इमारत तस्वीर के पास आने वाले हैं, युवकों ने उसे घेर लिया। लगभग 4 घंटे तक युवकों ने उसे बंधक बना करके बैठाए रखा। कई युवकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने खाड़ी देशों में नौकरी पाने के लिए उन्होंने रुपये उधार लेकर के और कर्ज लेकर के एजेंट को दिया था। एजेंट पैसा लेकर के फरार हो गया। युवकों ने यह भी आरोप लगाया है कि वीज़ा के नाम पर उन्हें खाड़ी देश का विजिट वीज़ा दिया जाता था जो कई बार फेल भी हो गया। इसके अलावा कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्लेन के फर्जी टिकट भी उन्हें दिए गए। बार बार आश्वासन के बावजूद भी जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो फिर छात्रों ने पैसे मांगना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी एजेंट ने पैसे देने में टाल मटोल की नीति अपनाने लगा। जैसे ही एजेंट इन लड़कों के हाथ लगा तो फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि BPSC पेपर लीक होने के मामले में EOU ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जहां गिरोह के लोगों की तरफ से प्रश्न और उत्तर बताने की डील 8 से 10 लाख रुपए में की गई थी। जहां इन पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट में मंगवाया गया। जहां EOU को इस मामले में गिरफ्तार लोगों के पास से कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी मिली है जिन्हें सीज कर दिया गया है। टीम ने गिरोह के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनमें राजेश कुमार, निशिकांत कुमार राय, शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह और औरंगाबाद से सुधीर कुमार सिंह को गिरफ्तार
किया गया है। ये गिरोह पटना के लोहानीपुर से संचालित हो रहा था, यही इसका कंट्रोल रूम बनाया गया था। इस गिरोह के पास से पेपर लीक करवाने में सहयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। यह गिरोह के पास से हिडन पेन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। ईओयू ने इसके पास से 2,92,000 रुपए कैश और बैंक के 6 पासबुक भी जब्त किए हैं। इसके अलावा 152 जीपीएस डिवाइस, 1 पेन कैमरा, 1 मेटल डिटेक्टर, 1 लैपटॉप, 5 पेन ड्राइव, 16 ईयरफोन और 30 से अधिक मोबाइल सिम जब्त किए गए हैं। पूरे मामले में जांच अभी जारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मदर्स डे की तरह पत्नी डे भी मनाए जाने की रविवार को मांग की है। जब महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि एक मां जन्म देती है जबकि एक पत्नी अच्छे और बुरे समय में अपने पति के साथ खड़े रहती है। जब रामदास अठावले ने कहा है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, हमें पत्नी दिवस मनाना चाहिए। आपको बता दूं कि रामदास अठावले और उनके बयान दोनों ही सुर्खियों में रहते हैं। जब संसद में स्पीच देते समय भी वे अपनी कविता सुनाए बिना अपने भाषण को खत्म नहीं करते हैं। इससे पहले कोरोना काल में उन्होंने कोरोना पर कविता सुना करके खूब सुर्खियां बटोरी थी और कहा था कि गो कोरोना गो। जब कोरोना महामारी ने उस वक्त देश में दस्तक दी थी, तब रामदास अठावले ने अपने समर्थकों के साथ गो कोरोना गो गा करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। जहां उन्होंने रविवार को कार्यभार संभाल लिया है। जहां राजीव कुमार की निगरानी में ही 2024 के लोकसभा चुनाव, कई विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव होंगे। लेकिन इससे पहले इसी साल जुलाई अगस्त में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव उनकी ही निगरानी में देखरेख में होंगे। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी बड़े सुधार के लिए परामर्श और सर्वसम्मति के साथ लोकतांत्रिक तरीके का पालन करेगा। राजीव कुमार फरवरी 2025 तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जहां उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 12 मई 2022 को सरकारी गजट में जारी कर दी गई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चोरी करके चीन रोजाना नई हाईटेक चीजें बना रहा है। हाल ही में उसने दुनिया के सबसे तेज विमान को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम ही चल रहा था कि चीन ने एक फ्लोटिंग एयरशिप विकसित कर लिया है, जिसने अब विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जो फ्लोटिंग एयरशिप बनाया है उसका नाम जीमू 1 है। 15 मई को वे 9,032 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा और विश्व रिकॉर्ड बना डाला। आने वाले दिनों में ये चीनी वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम साबित होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरशिप द्वारा एकत्रित किए गए वैज्ञानिक डेटा का उपयोग क्षेत्रीय जल चक्र का अध्ययन करने और वायुमंडलीय परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लिए अब एनडीए के सहयोगी दलों में हमदर्दी दिखने लगी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग राजसो की ओर से किया जाने लगा है। जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने लालू प्रसाद यादव से हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा है कि अगर आप मुसलमानों की सच्चे हितैषी हैं तो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा की होने वाले सीट पर उम्मीदवार बना करके मुसलमानों के बीच ये संदेश दें कि वे उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि उनकी हिमायती हैं। दानिश रिजवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि केवल अपनी बेटी को सांसद बनाने से कुछ नहीं होगा, उनका ना जनाधार है और न ही कोई वोट बैंक, बल्कि अगर हिना साहब को अपना उम्मीदवार बनाती है तो फिर इससे उनकी बेटी को ही फायदा पहुंचेगा और समाज में एक मैसेज जाएगा कि वे मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी है। दोस्तों, बात करते हैं कि एक ही परिवार के 3 किशोरों की मौत से जमुई में हरकंप मच गया और परिवारों का रो रो करके बुरा हाल है। दरअसल 3 बच्चों की मौत डैम में नहाने के दौरान डूबने से हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चकाई थाना क्षेत्र के सोरेन पंचायत के गमहरिया गांव में स्थित अजय डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे आपस में मेरे फपेरे भाई हैं। जब तीनों बच्चों के डैम में डूबने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय स्वर्णाली घोष और 35 वर्षीय मोहन पाल उर्फ शांतुन ने मिलकर के अर्जुन घोष की हत्या कर दी। मामला दिल्ली के कालाकाजी इलाके का है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अर्जुन घोष का शव उसके घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था, जब मृतक की गर्दन में निशान थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि उसकी किसी तेजधार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने जब
जब मामले की छानबीन की तो फिर उन्हें मृतक की पत्नी पर शक हुआ। जब मृतक की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी पत्नी स्वर्णाली ने बताया है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति अर्जुन की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत महिला के प्रेमी मोहन पाल का पता लगाया और उसे साकेत मॉल के पास से गिरफ्तार किया। दोस्तों बात करते हैं कि एक और जहां शराबबंदी को लेकर के विपक्ष से लेकर के न्यायालय तक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है, वहीं जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है वही अधिकारी खुद सरकारी गाड़ी में शराब पी करके लुढ़क जाते हैं। मामला बिहार के मुंगेर जिला के टेटड़िया बम्बर प्रखंड का है, जहां बम्बर प्रखंड के सीओ साहब का शराब पीने के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि वीडियो में सीओ साहब शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरीके से सीओ साहब को गाड़ी के सीट के नीचे से उठा करके उन्हें उनके कमरे तक छोड़ते हैं। इस दौरान सीओ साहब अपनी पत्नी को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साहब गाड़ी के अलावा अपने बेडरूम में भी शराब की बोतल रखे हुए हैं और शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट और भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। यह मामला बिहार के मुंगेर जिला के टोटरिया बम्बर प्रखंड सीओ का है। वहीं जब मीडिया ने सीओ विनोद कुमार गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कमरे में शराब कैसे आया मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोई साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पत्नी के साथ मारपीट नहीं कर रहा था, घरेलू कलह के कारण उसको समझा रहा था। उन्होंने बताया है कि मेरा छोटा भाई से विवाद चल रहा है, उसी में पत्नी बोल रही थी जिसमें उनको समझा रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि लाखों भारतीय किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान की 11वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए का वार्षिक नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों के खातों में 11वीं किस्त 31 मई तक ट्रांसफर की जा सकती है। तो 31 मई में अभी भी कुछ दिन बाकी है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर जल्दी करा लें। देश में बड़ी संख्या में आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों का साथ देने के लिए इस योजना के तहत हर साल करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका नाम है तो बस तभी आपको पैसे भेजे जाएंगे। अच्छा, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले योजना में 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें से है कि अगर किसी भी किसानों ने अपने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो फिर उसके खाते में 11वीं किस्त की राशि नहीं जारी की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए मिलने वाली सुविधा में बड़ा बदलाव किया है। अच्छा, अब आपको अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। इसके बाद ही आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनेर के हल्दी छपरा घाट पर सोमवार को सेल्फी लेने के चक्कर में एक शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहेटा के कंचनपुर के पूर्व मुखिया राम बाबू यादव का पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। अच्छा, घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। बताया जाता है कि गुड्डू कुमार हल्दी छपरा घाट पर सोमवार को स्नान करने गया था। स्नान करने के बाद गंगा नदी में सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा डूबा, जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बीते कई दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन अब हरी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। महंगी सब्जियों से परेशान आम आदमी को अब कुछ राहत मिली है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक हरी सब्जियां 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक हरी सब्जियां 60 से 80 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन अब गाँव और कस्बों के खुदरा बाजारों में भिंडी, तोरई, करेला, लौकी के दाम 5 रुपए किलो पर आ गए हैं। जहाँ वहीं शहरों में सब्जियों के दाम 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक गिर चुका है। दरअसल अभी शादियों की सीजन चल रहा है, इस कारण हरी सब्जियों की मांग में कुछ कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि सियासी मझधार में लटकी कांग्रेस अब आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है। दरअसल बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियां उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में अलग अलग मैदान में उतर चुकी है। अब प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की मजबूती को लेकर के अगले बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की गुहार लगाई है।
कल पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने रविवार को हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगी के साथ समझौता करने के बजाय पार्टी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अजित शर्मा ने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हमें दूसरों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, हमें कांग्रेस की मजबूती के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर हम लगातार दूसरे पार्टियों से सहयोग मांगते रहेंगे तो फिर इससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत मैसेज जाएगा और उसके मनोबल में भी कमी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आने पर गठबंधन के साथ चुनाव संबंधित रणनीति पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम समान विचारधारा वाले लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि भाजपा को पराजित करना ही हमारी मुख्य प्राथमिकता है। इस शिविर में प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने शिरकत की। जब उनसे सवाल किया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने क्या रिएक्शन दिए, इस पर अजित शर्मा ने कहा कि सभी बातों को नोट कर लिया गया है, अब ये पार्टी आलाकमान पर निर्भर करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है तो फिर हम गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है? ऐसे में गूगल के पास यूजर्स का बहुत सारा डेटा रहता है। आप जो भी गूगल पर सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री भी रहती है, यहाँ तक कि गूगल आपकी लोकेशन भी ट्रैक करता है कि आप कहाँ रहते हैं। जी हाँ, इसकी भी जानकारी गूगल के पास है। हालांकि ज़्यादातर यूजर्स को पता नहीं होता है कि उसका कौन सा डाटा गूगल के पास है। वहीं गूगल के दावे के अनुसार हर जीमेल यूजर्स अपने गूगल डेटा की जानकारी हासिल कर सकता है। जब गूगल आपकी लोकेशन भी ट्रैक करता है, अगर यूजर ने मोबाइल में लोकेशन सर्विस ऑन करके रखी है तो फिर गूगल को पता होता है कि यूजर कहाँ जा रहा है या किस जगह पर कितना समय बिता रहा है। इसके अलावा गूगल के पास ये भी जानकारी होती है कि यूजर किस वेबसाइट को विजिट कर रहा है और किस ऐप पर कितना समय बिता रहा है। इसके साथ ही गूगल का कैलेंडर आपके सभी इवेंट्स को ट्रैक करता है। इसके अलावा अगर यूजर ईमेल आईडी और पासपोर्ट ऑटोफिल करके रखते हैं तो फिर इसकी जानकारी भी उसके पास होती है। इसके साथ ही गूगल क्रेडिट कार्ड और सेव्ड पासपोर्ट को भी सेव करके रखता है। आपको बता दूं कि जब भी किसी यूजर्स को कोई जानकारी चाहिए होती है तो फिर वह गूगल पर सर्च करता है। ऐसे में गूगल के पास ये जानकारी होती है कि आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, पहले आपने क्या क्या सर्च किया है। इसके साथ ही आपके यूट्यूब का डेटा भी गूगल के पास रहता है कि आप वहाँ क्या देख रहे हैं। ऐसे में यूजर की सर्च हिस्ट्री गूगल पर सेव रहती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन कौन सा डेटा गूगल के पास है तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। जब गूगल डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने जीमेल में आप लॉगिन करें। इसके बाद गूगल अकाउंट में जाएं, यहाँ आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा। जब उस पर क्लिक करें, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गए और आपने क्या क्या किया है। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने यूट्यूब पर क्या क्या सर्च किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। इस पर महीनों से राजनीतिक चर्चा चल रही है। खबर है कि भाजपा कोटे के मंत्रियों को बदला जा सकता है। जब बीजेपी कोटे के मंत्री दिल्ली दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर चर्चा को और गर्म कर दिया है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो पता चल जाएगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध स्मृति पार्क गए थे। वहां से लौटने के दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। अमूमन इस सवाल को सुनकर के अनसुना करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो होगा उस दिन आपको पता चलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार में मंत्रियों का चेहरा बदला जा सकता है। आपको बता दें कि महीनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। जब बताया जाता है कि भाजपा कोटे के कई मंत्रियों को हटा करके नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इस चर्चा के बाद बिहार बीजेपी के मंत्री दिल्ली जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर हवा को और भी गर्मा दिया है कि जब कैबिनेट में फेरबदल होगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार में हरित आवरण बनाने के लिए एक अच्छी योजना लाया है। इसका मकसद कृषि वानिकी योजना से किसानों को जोड़कर अब उनकी आमदनी बढ़ाना भी है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति पौधा 10 रुपये की सुरक्षित राशि पर दी जाएगी। ये राशि 3 वर्षों के लिए होगी। इस सुरक्षित जमा राशि को 3 साल बाद उसको वापस कर दिया जाएगा। यही नहीं, योजना में ये भी प्रावधान है कि जो पौधे किसान लेते हैं उनकी देखभाल वे करते हैं और 3 साल बाद यदि उनमें से 50% से अधिक बच जाता है तो फिर प्रति पौधा उनको 60 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इस योजना के लिए बकायदा आवेदन का प्रपत्र जारी कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। यह उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, छछुआव, त्याग, अहिंसा एवं संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पर चल करके मनुष्य सम्यक और संतुलित जीवन यापन करने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। यह दरअसल एक दुल्हन को विदा होकर के अपने ससुराल जाना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह सीधे हॉस्पिटल जा पहुंची। आपको बता दूं कि बिहार में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और शादी में लोग डीजे का मजा जरूर लेते हैं, लेकिन यही डीजे परेशानी का सबब बन गया है। यह जानकारी के अनुसार ये सारा मामला डीजे विवाद से जुड़ा हुआ है। यह शादी में डीजे बजाने को लेकर के हुए विवाद में दुल्हन समेत 4 लोगों को बुरी तरीके से पीट डाला, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक गिरोह से जुड़े 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। जहां ये अपराधी बैंकों में दूसरे के नाम पर खाते खुलवा करके ठगी के पैसे ट्रांसफर करके निकाल लेते थे। इन अपराधियों ने कई खाते और एटीएम कार्ड किराए पर लिए हैं। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों में नालंदा के सिलाव नियामतपुर का बॉबी कुमार, जबकि दूसरा विजय प्रकाश पटना के परसा थाना के एतवारपुर का रहने वाला है। यह आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 6 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 15,000 नगद समेत कई बैंकों के खाते पासबुक बरामद किए हैं। मामले को लेकर के पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी इंटर पास है। जब दोनों ने दूसरे के नाम पर बैंकों के खाते खुलवाने के साथ ही ठगी के लिए फर्जी नाम और एड्रेस पर अलग अलग मोबाइल नंबर, कंपनियों के सिम भी शामिल है। ये अपराधी बड़ी ही चालाकी से व्हाट्सएप, मेल आदि पर लॉटरी, सरकारी नौकरी और डीलरशिप दिलवाने का मैसेज भेज करके लोगों को कई तरह के लोभ देते थे। जब इसके नंबरों पर लोगों के फोन आते थे तो फिर ये अपराधी उनके अकाउंट को हैक करके बैंकों में दूसरों के नाम पर खुलवाए गए खातों में रकम ट्रांसफर कर लेते थे। बाद में एटीएम कार्ड से 15 से 20 मिनट के भीतर रकम निकाल कर अपने सही खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते थे। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।